बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम अगर इसको कंपेयर करें विद द क्लासिकल फिजिक्स तो इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एहरनफेस्ट प्रिंसिपल, उसमें भी हमने कुछ इसी तरीके की कोरस्पोंडेंस डेवलप करने की कोशिश की थी बिटवीन द क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी भी हम वही सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स एक मोर प्रिसाइज फिजिक्स है तो इट मस्ट इंक्लूड क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर अ सर्टेन लिमिट। तो उसी चीज को हम देखते हैं कि अगर तो ये फैक्ट दुरुस्त है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स को इंक्लूड करती है फॉर अ सर्टेन लिमिट, तो फिर वो कौन सी लिमिट है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी लिमिट है जहां पर क्लासिकल और क्वांटम कोइंसाइड करती हैं, और हमें कैसे मालूम होगा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को देखकर या उसको रीड करके उसको एनालाइज करके कि इस सिस्टम पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स ऑपरेट करें, अप्लाई करें, या इस पर हम क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेट करें, कौन सी फिजिक्स इस पर हम अप्लाई करें, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ सकते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हम क्लासिकल फिजिक्स यूज करेंगे, कब हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग सबसे पहले जो गैस करेंगे वो ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट का की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट करेंगे। अगर तो ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ उसके साइज के कंपेरेबल है तो फिर उसमें क्वांटम इफेक्ट्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे और सिस्टम को हम क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन से हल करेंगे। ऑन द अदर हैंड कि अगर सिस्टम की वेवलेंथ जो उसके साथ जाहिर सिस्टम के पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो वेवलेंथ अगर ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत कम आ रही हैं तो फिर हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिवेल करेगी। हम क्लासिकल को यूज करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को यूज नहीं करेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स हम लोग एक्चुअली एक्शन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि एक्शन इंटीग्रल क्या होता है, पी डी क्यू होल इंटीग्रल, पहले भी हमने देखा था। पी और क्यू जो है वो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स है। अगर तो ये ऑब्जेक्ट इंटीग्रल जब एक्शन इंटीग्रल जब हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच, पी डी क्यू इंटीग्रल इक्वल टू एन एच कट या एन एच आप कह सकते हैं, ठीक है। एन एच है बल्कि एच कट नहीं है, सॉरी, क्योंकि एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, तो 2 पाई इस पर डिवाइड नहीं होता। तो पी डी क्यू इंटीग्रल इक्वल टू एन एच। अब ये n जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट हो, तो फिर तो ये इसका मतलब है कि एक्शन इंटीग्रल जो है वो डिस्क्रीट है। अगर ये इस प्लैंक्स कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, यानी 1.5 इंटू एच के बराबर है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो एक्शन इंटीग्रल है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो दूसरा हमारे पास ये है कि हम एक्शन इंटीग्रल को देखें कि वो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट है या प्लैंक्स कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसका मतलब है सिस्टम डिस्क्रीट है और फिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल करनी होगी। और अगर ये एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी वैल्यू आती है, यू कैन से कि ये जो है ना वो एच के साथ करस्पॉन्ड नहीं करती, ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम लोग कहेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स इधर हम यूज नहीं कर सकते। तो
वो फिर हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सिस्टम बन जाएगा। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक्शन इंटीग्रल के अंदर जो जो एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर ये जीरो को अप्रोच कर जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सिस्टम के अंदर जो स्पेसिंग है वो बहुत कम हो जाएंगी और सिस्टम ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस कहलाना शुरू हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि अगर h इज इक्वल टू जीरो, h इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि एक्शन इंटीग्रल जो है वो पी डी क्यू वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। एक्शन इंटीग्रल यानी कि वो जो स्पेसिंग है दो एनर्जी लेवल के दरमियान वो इतनी शॉर्ट हो गई है कि अब सिस्टम कॉन्टिन्यूस की तरफ जा रहा है। तो फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स से शिफ्ट कर लेंगे क्लासिकल की तरफ और हमारे पास क्लासिकल के रिजल्ट से सफिशिएंट होंगे। दूसरा ये है कि अगर वेवलेंथ किसी सिस्टम की बहुत शॉर्ट है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी लैम्डा जो है वेवलेंथ अप्रोचिंग टू जीरो है, ठीक है, तो वो उसके उसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो साइज है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स कि जब लैम्डा जीरो को अप्रोच करेगा तो क्वांटम मैकेनिक्स से हम क्लासिकल में शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो दो कंडीशंस हैं इनको हम कहते हैं क्लासिकल लिमिट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब एक इसी ये जो सेकंड लिमिट है लैम्डा इक्वल टू जीरो, अब आपको पता है कि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, अगर लैम्डा जीरो को करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो को दूसरे लफ्जों में बास बॉक्स में आप देखेंगे कि न्यू इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी लिखा होगा, सेम मतलब है, लैम्डा जीरो अप्रोच करेगा तो जाहिर फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी बिकॉज सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है ना। तो दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू न्यू अप्रोचेस टू इंफिनिटी या लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, आपने उधर क्या देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस टू हायर वैल्यूज देन the expressions for the classical physics corresponds to the expressions of the quantum physics, यानी कि एनर्जी लेवल जो अगेन कॉन्टिन्यूस आना शुरू हो जाते हैं। आपने हाइड्रोजन एटम केस में देखा था कि लोअर जो एनर्जी लेवल है उनमें डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन जैसे जब आप हायर लेवल्स की तरफ जा रहे होते थे तो जो डिफरेंस था वो कम होता चला जाता था, यानी कि E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2, E3 minus E2 is greater than E4 minus E3 and so on। जब आप हायर लेवल्स पे जाते हैं तो लेवल्स के दरमियान डिफरेंस बहुत शॉर्ट हो जाता है, इसका मतलब है लेवल्स ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस होना शुरू हो गए हैं, कॉन्टिन्यूस होना शुरू हो गए हैं तो इट मींस कि अब क्लासिकल प्रीवेल कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स इज अ लो वेवलेंथ लिमिट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स और हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम बहुत शॉर्टर वेवलेंथ पर तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाकर सॉल्व करें तो वो क्लासिकल के रिजल्ट्स देती है। इसको हम कहते हैं बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ठीक है। जब भी लैम्डा अप्रोचेस टू जीरो द quantum dynamical quantities should have, as proposed by Bohr, a one-to-one correspondence with their classical counterparts. This is the essence of correspondence principle. Correspondence principle यही है कि अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी या बहुत शॉर्टर वेवलेंथ पर बात करेंगे तो क्लासिकल और क्वांटम के रिजल्ट के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब एक अगला क्वेश्चन एक और है कि there is a heck of difference between the nature of classical and quantum physics. So हम कैसे वापस probabilistic nature of the quantum mechanics से deterministic nature of classical physics में जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि आप देखें कि इस लिमिट में हमारे पास h जो है अप्रोचेस टू जीरो है, तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, डेल x डेल p, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट, ठीक है। जब h जीरो को अप्रोच करेगा तो h कट भी जीरो को चला जाएगा, तो डेल x इंटू डेल p क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल x डेल p जीरो का मतलब ये है कि डेल x में भी अब अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी डेल x इज जीरो एंड डेल p इज आल्सो जीरो। डेल x जीरो का मतलब है देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द x, डेल p जीरो का मतलब क्या है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द p। तो अब वापस आप किस में आ गए, सर्टेनिटी के अंदर आ गए।
फर्दर इन आइडियाज़ को हम आगे चैप्टर 9 में जाकर जो WQB मेथड पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। तो बस अब इसको मैं समराइज कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे पास्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े हैं, 5 पास्टुलेट्स, उनको आप लोगों ने डिटेल में देखना है। फिर उसके बाद हमने जो है टाइम एवोल्यूशन को डिटेल में देखा, खासतौर पर टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज एंड टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। और उसके बाद फिर हमने एरनफेस्ट प्रिंसिपल देखा, जिसमें हमें दो एक्सप्रेशन हैं हमारे पास जो एग्जैक्टली क्लासिकल में भी वैसे हैं, ठीक है, और वही हमारे पास क्वांटम में भी आते हैं। और एट द एंड हमने कंपैरिजन किया क्लासिकल और क्वांटम का आज के लेक्चर में। तो ये 3 या 4 इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो बस इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम्स के हवाले से देख रहा हूँ कि कौन से प्रॉब्लम्स हमें आपको मैं असाइन कर सकता हूँ, तो कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा अगर टाइम हुआ तो। फिल वक्त आप लोग जो है चैप्टर 2 और 3 के जो आर्टिकल्स मैंने समझाए हैं फिलहाल उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें और उनको कंप्लीट कर लें। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, मैं ये मोहम्मद कामरान ने कहा है कि लेक्चर की लिंक सेंड कर दें। मैं इंशाल्लाह जैसे लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और लिंक भी सेंड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप लिख दें काइंडली। यस, होगी, कल होगी क्लास। कल हम कुछ प्रॉब्लम्स शायद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्लासेस जो है वो हमारे पास इसी वीक होंगी, बस फिर इस वीक के बाद क्लासेस एंड हो जाएंगी। हाँ जी, कोर्स तकरीबन हमारा कवर हो चुका है, कुछ चीज़ें रिवाइज करने वाली हैं। तो इंशाल्लाह जब ये ओपन होगी यूनिवर्सिटी तो कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना आपको क्लियर हो जाएंगी। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम मैं सोच रहा हूँ कि या तो हम आज शाम को डिसीजन होना है, फेडरल गवर्नमेंट का कोई इजलास हो रहा है कि 1 जून से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन होंगे या नहीं, तो उसके मुताबिक फिर मैं डिसाइड करूंगा कि अगर तो 1 जून से ओपन हो जाते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस, तो फिर तो हम लोग जो है इस तरह करेंगे कि फिर तो हम लोग उसी के मुताबिक ही देखेंगे। हम लोग मतलब क्लास में ही ये डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो अगर तो ये ओपन नहीं करती गवर्नमेंट, ठीक है, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कुछ दिन और लगाकर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो ऑनलाइन ही सॉल्व करें। लेकिन मेरी अल्लाह करे कि ओपन हो जाए यूनिवर्सिटी, ताकि हम आमने सामने इसको बेहतर तरीके से जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स भी हैं ये भी रिवाइज हो जाएं और बाकी चीज़ें भी बेहतर तरीके से हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं कल फिर आपको कंफर्म करूंगा कि जो है ना फर्दर हमने क्या करना है। पर ये यहाँ तक जो है आप लोग सेकंड और थर्ड चैप्टर के जो आर्टिकल्स हैं उनको एक दफ़ा फुली रिवाइज कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके।